गुड इवनिंग। आज का हमारा सेशन है यूक्रेन रसिया वार। पूरी दुनिया का अटेंशन यूक्रेन रसिया पर है। मुझे भी लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। और क्या युद्ध का कारण है, क्यों रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट था जो 1991 में जिसका विभाजन हुआ, जिसका एक पार्ट रसिया रहा और शेष 14 कंट्री 14 देश अलग हुआ, जिसमें एक यूक्रेन भी है। यूक्रेन की नज़दीकियाँ यूरोपीय यूनियंस के साथ, यूक्रेन की नज़दीकियाँ यूनाइटेड नेशंस के साथ क्या है, नेटो के साथ क्या है, एक एक मैटर पर आज के सेशन में हम बात करेंगे। और हिस्ट्री से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन और रसिया के बीच ये जो वार हो रहा है इसका सही कारण क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं एट प्रेजेंट, जो कि 2019 में बने हैं, जेलेंस्की साहब। ये पहले एक्टर थे, लेकिन इनमें एक बात अच्छी ये लगी कि जिस तरह से तालिबानी अफगानिस्तान को घेरने लगा, तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़ करके भाग गया और यूएई में जाकर के वो शरण ले लिया। कम से कम उस तरह से तो इन्होंने नहीं किया। पूरी दुनिया इनकी जो बहादुरी है इसका कायल हो चुका है। आज ही सुबह में अमेरिका ने इन्हें ऑफर किया कि आपको विमान हम भेज रहे हैं, आप आ जाइए। लेकिन इन्होंने क्या कहा, मुझे वाहन नहीं चाहिए, मुझे हथियार चाहिए, मुझे भागना नहीं है, ये हमारा देश है, हम यहीं रहेंगे, लड़ेंगे और मरना होगा तो अपनी धरती पर मरेंगे। समझते हैं इनके बारे में और क्या मैटर है बारी बारी से। युद्ध की स्थिति देख सकते हैं, 3 दिन से आज तीसरा दिन है लगातार रसिया का अटैक हो रहा है। और अब पहले की तरह अटैक नहीं कि आर्मी आ रही है, इधर से भी सेना उधर से भी सेना, अब तो एयरवेज से होता है अटैक। जो यहाँ पर हो रहा है, एक बात को ध्यान में रख करके हो रहा है कि जहाँ पर सेना है, सेना का जो ठिकाना है उसी को ध्वस्त किया जा रहा है। काफ़ी स्थिति खराब है यूक्रेन का। ये सारा जो वार में जो डिस्ट्रॉय हुआ है, कल जो स्थिति है आप देख सकते हैं, काफ़ी सैनिक यूक्रेन के मरे हैं। इसमें बहुत ऐसे आम जनता है वो भी डेथ किया है यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी कीव है और आज तो पूरे कीव को घेर लिया गया है। वहीं राष्ट्रपति का भवन भी है। सुबह सुबह में अमेरिका की तरफ से 3 जेट भी आया था कि अमेरिका का ये प्रयास था कि प्रेसिडेंट को किसी तरह से यहाँ से निकाल करके ले जाए। लेकिन प्रेसिडेंट का कहना हुआ, हम लड़ेंगे, मरेंगे, अपनी धरती पर मरेंगे। ठीक है, अगर मुझे हेल्प ही करना है तो हथियार दो। ये सिचुएशन है वार का। यहाँ का सेना मिल रहा है, बहुत खराब सिचुएशन बना हुआ है यूक्रेन का। यूक्रेन को अगर हम मैप पर समझते हैं तो ये आपका यूरोप का मैप है, इधर एशिया है, यूरोप है। तो यूक्रेन की स्थिति ये है, यहाँ पर ये यूक्रेन हुआ आपका। अगर यूक्रेन देखें तो ये बॉर्डर देखिएगा, रोमानिया के साथ इसका, मोल्डोवा के साथ हुआ, पोलैंड के साथ हुआ, बेलारूस के साथ, ये सब बॉर्डर से। ये यूक्रेन का ही एक शहर है ओडिशा, जहाँ पे भारतीय बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और वो फंस भी गए, जिसकी राजधानी कीव है। तो रसिया जो है ना, 3 ओर से इसको घेरा हुआ था। इधर से रसिया का सीमा शेयर इसमें कर रहा है, इधर से कर रहा है। रसिया इसको तो 2014 में ही कब्जा कर लिया था सी ऑफ एजोव पर, इसके बारे में भी हम बताएं। और ये इसका क्रीमिया है, क्रीमिया वाला एरिया है। 14 में ही क्रीमिया को भी रसिया अपने अंदर कर लिया था और इसको 3 तरफ से, पूरब से, दक्षिण से और उत्तर से इसको घेर लिया था। इधर पोलैंड है, तो पोलैंड ये सब यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। बेलारूस के साथ रसिया का अच्छा रिलेशन, इसको कॉपरेट किया रसिया को। और सेना यहीं पर युद्ध अभ्यास के लिए आया था। 2-3 महीने से ये सब एरिया में इसका सेना था। अगर सेना की बात करें तो रसिया के पास में सेना 8.5 लाख है, जबकि यूक्रेन के पास सेना मात्र 2.5 लाख है। तो युद्ध में तो यूक्रेन जीत ले, ये तो आश्चर्य की बात है। अगर यूक्रेन जीत लेती है तो एक बड़ी बात होगी। और कभी कभी विल पावर से भी युद्ध को जीता जा सकता है। तो प्रेसिडेंट में तो विल पावर देखा, जैसा कि उन्होंने आज वीडियो जारी किया था। और आगे क्या इसका अंजाम होगा पता नहीं, लेकिन ओवरऑल नुकसान यूक्रेन को ही हो रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसको हम समझते हैं
ये जो अटैक हो रहा है, मिसाइल से जो अटैक किया जा रहा है, बम जो गिराया जा रहा है, वो शहरी एरिया को टारगेट किया जा रहा है, गांव वाले एरिया में टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो शहर की जो आम जनता है वो अपने घर को छोड़ करके किसी रिलेटिव्स या और वो गांव की ओर भाग रहे हैं। गांव अभी यूक्रेन में सेफ है। ये ट्रेन है, ट्रेन से लोग भाग रहे हैं और ट्रेन की तो स्थिति ऐसा भी है कि ट्रेन क्रॉस कर रहा है और पता चला कि जस्ट वहाँ पर बम गिरा या आगे बम गिर रहा है। किसी तरह इसको क्रॉस करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लोग जा रहे हैं, अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं। ये हमारे भारतीय मूल के स्टूडेंट भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। स्टूडेंट ज़्यादा करके मेडिकल करने के लिए वहाँ पर जाते हैं यूक्रेन में। बहुत ही सस्ता में डिग्री हो जाता है, 30 लाख 40 लाख में वहाँ से डिग्री लेते हैं। और फिर इंडिया में बस एक है कि इंट्रेंस देना पड़ता है और डिग्री लेने के बाद वो इंट्रेंस पास करने के बाद फिर वो इंडिया के डॉक्टर हो जाते हैं। तो आसानी से बच्चे वहाँ पर डिग्री ले लेते हैं पढ़ करके, मतलब कॉलेज वहाँ पर ज़्यादा है, पैसा जिसके पास है वो डिग्री ले लेता है। और यहाँ पर डिग्री लेने के लिए तो करोड़ 2 करोड़ से भी करोड़ 2 करोड़ तो कम पड़ जाता है इंडिया में, अगर मेडिकल का कोई प्राइवेट से डिग्री लेना चाहे तो, लेकिन वहाँ आसानी से हो जाता है। तो आप जो स्टूडेंट के बारे में सुन रहे हैं, स्टूडेंट फंसा हुआ है, उससे मेडिकल का ही स्टूडेंट ज़्यादा है। टोटल 20,000 स्टूडेंट वहाँ पे था, जिसमें 4,000 स्टूडेंट को तो पहले बुला लिया गया था और 16,000 स्टूडेंट अभी भी वहाँ पर फंसा हुआ था, जो कि एयरवेज बंद हो गया था। तो फिर उसका जो बॉर्डर शेयर किया है पोलैंड रोमानिया, तो वहाँ से इसको लाया जा रहा है ये। और पोलैंड यूक्रेन का जो सीमा है 50 किलोमीटर लंबा, वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है पोलैंड में इन करने के लिए। और पोलैंड चूंकि सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का, तो अपनी सीमा में लोगों को आने भी दे रहा है। और ये देखिए भारतीय मूल के सब स्टूडेंट है और ये बुखारेस्ट की है, बुखारेस्ट हंगरी में है। और वहीं का ये फोटो है जो कि सारे स्टूडेंट को लाया जा रहा है बस से और फिर प्लेन से सब आएंगे। यही वहाँ का मेडिकल कॉलेज है, इंडियन वहाँ जाते हैं, डिग्री लेते हैं, आते हैं। वही सब बच्चे फंसे हुए थे इस जगह पर। ऑफर किया गया था आज सुबह में ही जो बिडेन ने कि आप देश छोड़ करके आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। जैसे अशरफ गनी वहाँ से भाग करके अपनी जान बचा करके निकला था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हम आएंगे नहीं, मुझे वाहन नहीं चाहिए, मुझे हथियार चाहिए लड़ने के लिए। अगर हेल्प करना है तो हेल्प करिए। वैसे ये जो अमेरिका है, बिडेन है, ये किसी का नहीं है। ये लिप सर्विस की वजह से ही अभी ये जो सिचुएशन है बना है कि देख लेंगे रसिया अगर करता है तो सैंक्शन लगा देंगे, उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, उसकी ये हिम्मत नहीं है, बस बोल रहा है। इसी बीच यूक्रेन जो है उसे लग रहा था ये लोग तो सपोर्ट कर ही लेगा, रसिया की तो कोई औकात नहीं है नाटो के सामने में, और ये बेचारे फंसे रह गए। और जब रसिया ने अटैक किया और जब मारना स्टार्ट किया तो फिर ये लोग मीटिंग पे मीटिंग करने लगा नेटो का, कि मीटिंग कर रहे हैं, ये उसको मार रहा है, अटैक कर रहे लोग, मीटिंग कर रहा है। और सुबह होके बोलता है कि हम तो सेना को नहीं भेजेंगे, जो मेरे नेटो के मेंबर है, सदस्य देश है, हम उसकी रक्षा करेंगे। नेटो क्या है हम आगे क्लियर आपको करके बता रहे हैं, हम उसकी रक्षा करेंगे। उसकी क्या वकात है नेटो की, ये तो अफगानिस्तान में दिख गया इसका। अफगानिस्तान से उल्टे पैर भागा अमेरिका, क्या कर लिया तालिबानी को, वो इतने दिन रहा, उसका सेना मरा और अल्टीमेटम तालिबानी देता है कि इतना देर के अंदर देश को छोड़ना है, और उससे 6 घंटा पहले अपनी सेना को वापस कर लिया। और उस नेटो की बातों में आकर के नेटो सदस्य देश के स्टेटमेंट के आधार पर यूक्रेन जो है इतना बड़ा रिस्क ले लेता है रसिया के साथ। और जब रसिया इसको मारना स्टार्ट किया तो ये सब साइड हो गया। कुछ भी डिसीजन लेने का अधिकार है यूक्रेन के पास में, क्यों बात माने रसिया की। और अगर रसिया ने इस पर अटैक किया है तो वो भी सही नहीं है। कितने आम जनता का जान यहां पर जा रहा है। तो रसिया से भारत का अच्छा संबंध हमेशा रहा। रसिया हमारे साथ ट्रेड करता है, रसिया हमें हथियार देता है, हम रसिया से सामान खरीदते हैं, रसिया के हम कस्टमर है, वो हमारी मदद करता है। टाइम पर ऐसा देखा है, 1971 की लड़ाई में भी दिखा कि रसिया ने हमारी मदद की, वैसे रसिया को भी हमने मदद किया। तो यूक्रेन मैटर को समझने से पहले मुझे कोल्ड वार समझना होगा। दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध है कोल्ड वार, शीत युद्ध, 1945 से लेकर 1991 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शीत युद्ध चलना स्टार्ट हुआ था। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो कि हथियार से युद्ध नहीं हुआ था,
बस दिमाग से युद्ध हो रहा था। ठीक है, किन दो देश के बीच में? तो यूएस और सोवियत संघ के बीच में। सोवियत संघ समाजवादी और यूएस पूंजीवादी, दो विचारधारा की लड़ाई थी। इसका एक अलग गुट बना, इसका एक अलग गुट बना। जो अमेरिका के साथ गए वो पहली दुनिया कहलाए और जो रसिया के साथ गए वो दूसरी दुनिया कहलाए। लेकिन ये पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में भारत नहीं था। भारत का स्टैंड क्लियर था, हमें उस समय आज़ादी ही मिली थी, मुझे किसी से नज़दीकियां नहीं बढ़ाना था, ना ही किसी से किसी भी तरह का रिलेशन खराब करना था। दोनों के साथ अच्छा रिलेशन रखना था, क्योंकि रसिया से भी मुझे ज़रूरत थी और अमेरिका से भी। वैसे अमेरिका ने हमें उतना मदद नहीं किया जितना कि रसिया ने किया, लेकिन इंडिया न्यूट्रल था। और इसी बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1961 में ये चल ही रहा था दो गुटबाजी, और ऐसा गुटबाजी दो महान सुपर पावर के बीच में चल रहा था कि कब वार हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। टेलीविजन पर, रेडियो पर लिप सर्विस चल रहा था, बातों से लड़ाई, लेकिन ये दोनों देश के बीच में कभी गोलियां नहीं चली। लेकिन इस दोनों देश के रंजिश में लाखों लोग मारे गए दुनिया में, कई देश बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, और इसका इफेक्ट इंडिया पर भी पड़ा। ऐसा नहीं कि हम न्यूट्रल थे, मुझे किसी से मतलब नहीं था, तो इसका इफेक्ट नहीं हुआ, इंडिया का पर भी इफेक्ट हुआ, इसको भी हम समझते हैं। लेकिन पहली दुनिया दूसरी दुनिया में भारत नहीं था। नेहरू जी के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष, ठीक है, की स्थापना की गई। इसके सदस्य देश में भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना। 1 सितंबर 1961 को। तो शीत युद्ध का इफेक्ट भारत पर कैसे हुआ, इसको समझने की जरूरत है। ये इंडियन ओशियन है। रसिया अपना शिप ज्यादा करके इधर से क्रॉस करता था जब अटलांटिक ओशियन में जाना होता था। तो ये अमेरिका से रसिया की काफी दूरी है। रसिया इस एरिया से शिप क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये माइनस में टेम्परेचर होता है और पानी इधर जम जाता है। तो इंडियन ओशियन उसका रास्ता था रसिया का। रसिया के शिप पर नजर बनाए रखने के लिए श्रीलंका से बात करता है। ये अपना इंडिया, ये श्रीलंका। श्रीलंका से बात करता है। श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा। इसको ठीक से समझिए, हम्बनटोटा। फिर हम यूएसएसआर पर भी आ रहे हैं, रसिया यूक्रेन मैटर पर भी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना पड़ेगा। हम्बनटोटा, हम्बनटोटा बंदरगाह के लिए अमेरिका बात किया कि इस पे जो खर्चा लगेगा, इसका डेवलपमेंट, इसको विकसित करेंगे हम। इसके लिए श्रीलंका को काफी रुपया पैसा दिया, और अमेरिका की चाल बहुत हद तक वो नहीं समझ पाया, या अगर समझ भी पा रहा होगा तो उसे बहुत पैसा मिल रहा था, उसको क्या फर्क पड़ता, उसे तो पैसा चाहिए था। वो पैसा लेकर के श्रीलंका बिक गया अमेरिका के हाथ में। यहां पर अमेरिका ट्रांसमीटर ये सब लगा दिया, और इंडियन ओशियन में जितना भी शिप क्रॉस करता था इस पर नजर बनाए रखने के लिए। इससे रसिया को प्रॉब्लम हुआ। इसी बीच में एक प्रकरण अपना इंडिया में भी हो गया। वो हुआ ये कि ये जो एरिया है ये पूर्वी पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो एक बना था पश्चिमी पाकिस्तान, ये एरिया, ये, और एक बना था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है। पूर्वी पाकिस्तान पर काफ़ी पाकिस्तानी ने शोषण किया, उसके बाद वहाँ विद्रोह होता है और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में उसे आज़ादी मिली। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ा था इंडिया को पाकिस्तान से, इसको आज़ाद करने के लिए। पूर्वी पाकिस्तान पर जो अत्याचार कर रहा था पाकिस्तानी, और उसे आज़ादी मिली भारत के सहयोग से। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। जब, लेकिन उस लड़ाई में भी पाकिस्तान ने ही पहली बार अटैक किया था भारत पर, इंडिया नहीं किया था। इंडिया किसी पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिया का अपना ये प्रिंसिपल है कि पहले मुझे किसी पे अटैक नहीं करना।
नीति निषेधक तत्व में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है भारत किसी पे अटैक नहीं करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था कैसे कायम हो इस पर हमेशा भारत बात करेगा। उस समय जब पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई हो रहा था तो इस बंदरगाह का अमेरिका ने यूज किया था, हम्बन टोटा बंदरगाह का, और अमेरिका उस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था। जब अमेरिका पाकिस्तान का साथ दिया था, भारत के अगेंस्ट में जब अमेरिका वहां से अपना 7वां बेड़ा भेजा था, 7 जहाजों का लड़ाकू शिप था वो, तो इंडिया को रसिया से हेल्प मांगना पड़ा था और रसिया ने मदद किया। रसिया ने 40 जहाजों का समूह भेजा। उसके बाद अमेरिका अपना सारा शिप को वापस ले लिया और पाकिस्तान को फोन करके बोल दिया कि अब हम इस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो रसिया तो हमें सपोर्ट किया है टाइम टाइम पर, अगर किसी ने अगेंस्ट किया है तो अमेरिका समय समय पर अगेंस्ट भी किया है, लेकिन हाल के दिनों में उससे हमारा रिलेशन ठीक हुआ है कुछ, लेकिन वो सपोर्ट करता है अभी भी, वो पाकिस्तान का शुरू से ही पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। और कभी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट इंडिया आता था तो उसके कल होके ही प्रोग्राम बनाता था वो पाकिस्तान का, शुरू से इतिहास रहा है, ताकि बैलेंस्ड बना के रखे दोनों के साथ में। वो काफ़ी पाकिस्तान को फंडिंग भी टाइम टाइम पर किया है वो अमेरिका। आपको याद होगा जब अभिनंदन वाला प्रकरण था, जो हमारा सीमा पे स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था, F-16 लेकर के भारत में प्रवेश किया था पाकिस्तान और F-16 को मार करके गिरा दिया था अभिनंदन ने। तो F-16 किसका दिया हुआ था? अमेरिका का दिया हुआ था पाकिस्तान को, लेकिन उसमें कंडीशंस था। कंडीशंस ये था कि आतंकवादी के लिए F-16 का पाकिस्तान यूज करेगा, किसी देश के अगेंस्ट में नहीं, वार में यूज नहीं कर सकता था पाकिस्तान, लेकिन उसने तो वार में यूज इसका किया, हिंदुस्तान पर अटैक कर दिया था वो। F-16 को इंडिया भेज दिया था, जिसका जवाबी हमला मिग 21 से दिया। F-16 को मिग 21 से उसको गिरा दिया, 5th जनरेशन जहाज को। उस समय हमारे पास राफेल नहीं था। जब बात आगे तक गई, भारत प्रूफ दिया था कि देखो ये जो पार्ट है ना F-16 का है, जिसको हमने मार गिराया है, ये इसका पार्ट है, देख लो। अमेरिका क्या बोला? अमेरिका कहा कि नहीं नहीं, ये तो F-16 नहीं है, मैंने जितना F-16 पाकिस्तान को दिया है वो हम गिनती करवा लिया गया, उसके पास उतना ही F-16 है। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को तो इस समय भी हेल्प किया वो अमेरिका। तो अमेरिका कभी भारत का नहीं हुआ है। तो हम्बन टोटा बंदरगाह के कारण भारत को भी नुकसान पहुंचाया अमेरिका, पाकिस्तान को हेल्प करके पहुंचाने की कोशिश किया। तो एक प्रॉब्लम तो थी, श्रीलंका समझ नहीं रहा था। तो रसिया ने भारत को कहा कि कुछ सोचने के लिए। तो भारत क्या किया कि ये जो एरिया है, अगर अलग मैप से इसको देखें, ये श्रीलंका है, ठीक है, इंडियन ओशियन है और ये इंडिया है। इस एरिया में तमिल लोग रहता है, तमिलनाडु वाला एरिया, और इस एरिया में भी तमिल है, श्रीलंका में भी, यहाँ भी तमिल, यहाँ भी तमिल लोग। तो इस एरिया में एक भी प्रभाकरन, एक तेज तर्रार व्यक्ति था, उसको इंडिया ने तैयार किया। 1976 में संगठन बना था, 1976 में LTT। किसके सहयोग से? फंडिंग कौन किया? इंडिया। ये अंदर की बात थी, ये किसी को पता नहीं था। और फिर यहाँ पर ये उपद्रव मचाने लगा श्रीलंका में, क्योंकि हमारे हाथ में था नहीं, बात तो सुन नहीं रहा था, अमेरिका के इशारे पे चल रहा था, क्योंकि अमेरिका इसको बहुत पैसा दे दिया था। इतना ज़्यादा श्रीलंका को परेशान किया कि इतना उम्मीद भारत को भी नहीं थी और दुनिया को भी नहीं थी। धीरे धीरे वो क्या किया कि ये पूरा एरिया को कवर कर लिया LTT, 2/3 भाग पर कब्जा कर लिया। ऐसा LTT, इसका अपना एयरपोर्ट था, इसका अपना सेना था, हेलीकॉप्टर था। और लास्ट में ये हुआ कि श्रीलंका रोने लगा, कहा कि हमारी मदद करो इंडिया को, ये तो LTT हमें बर्बाद कर देगा। भारत समझाने की कोशिश किया LTT को, बस भारत कंडीशन रखा कि हम्बन टोटा को खाली अमेरिका से करवा दो। श्रीलंका बोला ठीक है खाली करवा देंगे, वो पोर्ट को खाली करवा दिया। वो अपना श्रीलंका जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट था, ट्रांसमीटर खोल करके अपना ले गया। अब LTT समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा संगठन बन गया। ये अलग बात है कि इंडिया ने उसे कहा, लेकिन अब तो उसके हाथ में राइफल है। राइफल ने इंडिया जरूर दिया, लेकिन है तो अब उसके हाथ में ना। अब वो 10 साल 15 साल उसको यूज कर लिया, तो फिर वो कैसे छोड़ देगा? फिर राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी की भी बात को नहीं सुना वो। क्या हुआ? इंडिया ने इस पर अटैक किया LTT को, एक LTT को मारा।
ये अपने ही एलटीटी हमारे थे, इंडिया के ही थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसे मारा। क्यों? क्योंकि किसी एक देश को वो तोड़ना चाहता था, अलग करना चाहता था। उस समय राजीव गांधी, पूरे विश्व स्तर पर राजीव गांधी की काफी सराहना की गई थी। राजीव गांधी को तो शांति का नोबेल पुरस्कार ये सब मिलने वाला था। इसका रिएक्शन क्या हुआ? श्रीलंका तो जरूर मुक्त हो गया एलटीटी से, इससे तो जरूर आजादी मिल गई, लेकिन राजीव गांधी की हत्या की गई एलटीटी के द्वारा ही। राजीव गांधी जब तमिलनाडु में थे, चुनावी अभियान में एसपी था, तो एक महिला आती है, पैर छूती है, माला पहनाती, उड़ जाती है। वो महिला एलटीटी की ही मेंबर थी वो, और एलटीटी ने कहा कि हाँ हमने उड़ाया। तो राजीव गांधी की हत्या का कनेक्शन एलटीटी से ही है। आप देख रहे हैं ना, शीत युद्ध से इसका कनेक्शन है, कोल्ड वार से ही कनेक्शन है। तो भारत गुटनिरपेक्ष रहा है, लेकिन कोई दुनिया का मैक्सिमम देश इसमें इन्वॉल्व हो गया था, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, किसी भी तरह। यही भी प्रभाकरन इसका नाम है। एलटीटी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, स्थापना 1976 में की गई थी। बाद में ये भी मारा गया। अब समझते हैं यूएसएसआर। ये यूएसएसआर है क्या? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर का गठन हुआ था 1922 ईस्वी में, और इसका विभाजन हो गया 1991 ईस्वी में। ये एक संघ की तरह से, यूएसएसआर भी एक संघ था। एक तरफ पश्चिम में अमेरिका और पूर्व में यूएसएसआर था। दो पावरफुल देश था, यूएस और यूएसएसआर। कोल्ड वार के बाद लास्ट में इसका इकोनॉमी सोवियत संघ का बहुत खराब हो गया, जिसका एक प्रमुख पार्ट जो है अभी रसिया, इसका इकोनॉमी खराब हो गया। और ये सारे देशों ने डिसीजन लिया कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए, मतलब एक ग्रुप में नहीं रह करके अब अलग हो जाते हैं। टोटल यूएसएसआर 1991 में 15 देशों में बट गया। 15 अलग अलग देशों का ग्रुप था, ये 15 देशों में बट गया। उसी देश का एक देश था यूक्रेन। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, वहीं से सब अलग हट करके टोटल कितना देश बना है? 15 देश बना है। ये 3 देश को बाल्टिक देश कहा जाता है। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को, ये बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश अभी नेटो का मेंबर है, ये नेटो भी समझते हैं। तो यूएसएसआर का विभाजन 1991 ईस्वी में होता है। ये टोटल 15 भागों में बट गया। कोई दिक्कत नहीं, सब अपना अपना अपने हिसाब से सब काम करने लगा। और विभाजन के बाद ये तो पहले ग्रुप था, एक यूनियन था, और इस सभी देशों का डिसीजन लेता था पहले यूनियन। उसके बाद सारे देश फ्री हो गए, अपने अपने हिसाब से दुनिया में अलग अलग ट्रेड करने लगा। क्योंकि जब इसका इकोनॉमी खराब होता है तो डिसीजन लिया गया कि हम लोग अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, किसके साथ कैसा रिलेशन बनाना होगा बनाएंगे। हुआ ये कि यूक्रेन की जो नजदीकियां हैं ये बढ़ने लगी यूरोपियन कंट्री के साथ में, जो अमेरिका का फेवर करता था, मतलब इसके दुश्मन के साथ में। यूएसएसआर से अलग यूक्रेन हुआ, इसकी नजदीकियां बढ़ने लगी अमेरिका के साथ में। तो ये चीज रसिया को पसंद नहीं है। रसिया का बार बार कहना था कि भाई तुम उससे मतलब मत रखो, तुमको अगर कुछ भी जरूरत है ना, तुम्हारी मदद हम करेंगे, तुम्हारी हेल्प हम करेंगे, लेकिन तुम मेरे दुश्मन से मत मिलो। लेकिन यूक्रेन है जो मान ही नहीं रहा था। यूक्रेन कह रहा था ये मुझे अच्छा लगता है, हम उधर ही रहना चाहते हैं। और बार बार रसिया मना कर रहा है यूक्रेन को कि उधर मेरे दुश्मन से नहीं मिलना है, जो भी होगा प्रॉब्लम हम तुम्हारा देखेंगे। इसकी नजदीकियां उसके साथ बढ़ने लगी, ये दोनों के बीच में विवाद होना स्टार्ट हो गया। आप देखेंगे इसका जो सीमा है यूक्रेन का, ये पोलैंड है, ये यूक्रेन है। इधर से रसिया है, इधर से रसिया है, ये ब्लैक सी है, काला सागर है, ये एजोब सागर है यहाँ पर। इसके साथ इधर रोमानिया है, इधर पोलैंड है, ये बेलारूस है। बेलारूस का रिलेशन इसके साथ अच्छा है, रसिया के साथ अच्छा है। रसिया ने सैन्य अभ्यास के लिए भी यहीं भेजा था और इधर से भी अटैक किया है। इसकी नजदीकियां यूरोपियन कंट्री के साथ क्यों बढ़ने लगी?
यूरोपियन कंट्री की नज़दीकियाँ यूक्रेन के साथ क्यों बढ़ने लगी, तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, यूरोप में अगर नेचुरल गैस का भंडार की बात करें ना, तो दो ही देश के पास है, एक यूक्रेन के पास में बहुत ज़्यादा है, और अगर करेंगे तो इधर अमेरिका के पास है। तो अमेरिका से तो अटलांटिक सी होकर के लाना पॉसिबल है नहीं नेचुरल गैस को, तो वो सब रसिया से लेता है। ठीक है, रसिया अपने हिसाब से गैस का रेट ये सब डिसाइड करती है, या तो यूक्रेन से लेगा। तो यूरोपियन कंट्री ये सोचता है कि यूक्रेन को अगर अपने फेवर में रखते हैं तो मुझे रसिया पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, और रसिया को ये लगता है कि अगर उसको ये फेवर में कर लेगा, उसके फेवर में ये चला जाएगा, तो मेरे हाथ से निकल जाएगा ये। और रसिया का कई गैस पाइपलाइन जो है वो यूक्रेन होकर के ही क्रॉस करवाया है यूरोपियन कंट्री को। ये गैस पाइप उसको सप्लाई किया है गैस का, जो कि यूक्रेन होकर क्रॉस किया है। और यूक्रेन अगर यूरोपियन कंट्री का मेंबर बन जाता है, अभी वैसे मेंबर है ये, हम उस समय की बात करते हैं, अगर ये यूरोपियन कंट्री का मेंबर बन जाता है तो ये उसके हाथ में जाएगा। अगर ये नाटो का मेंबर बनता है तो फिर क्या होगा कि हमसे डरेगा भी नहीं, इसको जो मन होगा वो करेगा। रसिया बार बार यूक्रेन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे साथ रहो, उधर तुम्हें नहीं जाना है, लेकिन यूक्रेन की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और ये सब कंट्री चाहता भी है कि यूक्रेन को हम अपने हिस्सा में रखें और इसको नेटो का मेंबर बना दे। समझिए, नेटो का मेंबर क्या होता है? नेटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 30 देश है और ये सैन्य संगठन है। 30 देश का एक कंबाइंड सेना है। अगर नेटो पर किसी ने अटैक किया, अगर किसी एक देश पर भी अटैक किया, समझो कि 30 देश पर किया, और 30 देश मिलकर उसका मुकाबला करेगी। तो ये चाहता है यूक्रेन कि हम नेटो में मिल जाए, अभी तक मिला नहीं है। और रसिया कभी चाहता नहीं। रसिया ये सोचता है कि अगर ये नेटो का मेंबर बनता है तो फिर क्या करेगा? अमेरिका सेना को यहां बैठा देगा इस जगह पर, क्योंकि जो भी उसका 30 देश है, सेना कहीं भी जा सकता है, और यहां बैठा देगा तो रसिया मुझे घेर लेगा। और पहले से ही इधर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नेटो का मेंबर बन चुका है। तो ये सब तो पहले ही 3 देश जो इसका सोवियत संघ का था उसमें मिल गया, नेटो का मेंबर हो चुका है। तो इसे ये लग रहा है कि अमेरिका मुझे घेरने की जो मेरा दुश्मन है कोशिश कर रहा है, और ये सब उसको सपोर्ट कर रहा है। और यूक्रेन के साथ इसका लंबा सीमा है भी रसिया का। विवाद का जो मुख्य कारण है इसका नेटो का मेंबर बनने के लिए प्रयास करना, जो कि ये नहीं चाहता है रसिया कि नेटो का मेंबर बने और इस एरिया में मेरे बॉर्डर में कोई आए और इसके गैस पर किसी का अधिकार हो, क्योंकि यूरोप को गैस हम देंगे, इसका डीलिंग हम करेंगे। यूक्रेन और रसिया का रिलेशन 2013 में बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाता है। 2013 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच यूक्रेन को ईयू का मेंबर बनाने के लिए अपने पार्लियामेंट से पास करा लेता है। रसिया को पता चलता है, रसिया का इस पर ज़बरदस्त रिएक्शन होता है। इसको वार्न करता है कि अगर ईयू के साथ इसका मेंबर बनाते हो तो इसके साथ सारा ट्रेड हम खत्म कर लेंगे यूक्रेन के साथ में, और अगर नहीं बनाते हो तो $15 बिलियन का लोन भी तुम्हें हम देंगे डेवलपमेंट के लिए। विक्टर यानुकोविच कह सकते हैं कि डर जाते हैं, या इन्हें लगता है कि 15 बिलियन एक बड़ी रकम है। पुतिन के साथ में डील कर लेता है, इनकी डील हो जाती है। डील होते ही यूरोपीय यूनियन एग्रीमेंट पर विक्टर यानुकोविच साइन नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है? वहाँ की जनता भड़क जाती है। जनता को लगता है कि डोनेशन ले लिया है हमारा प्रेसिडेंट, इसको हटाना है, और जनता भड़क जाती है। जनता सड़क पे उतरती है, पुलिस के साथ में नोक झोंक होता है। 100 से ज़्यादा जनता की जान चली जाती है, 20-25 की संख्या में पुलिस भी डेथ कर जाती है। और उसका रिएक्शन ये हुआ कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है, और सत्ता परिवर्तन होते ही एंट्री होती है पेट्रो पोरोशेंको की। ये वहाँ के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। 2014 से 19 तक ये रहते हैं। उसके बाद ये यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनाने में सक्सेस हो जाते हैं, और यूक्रेन अब बन जाता है यूरोपीय यूनियन का सदस्य। फिर क्या होता है? रसिया का एक ज़बरदस्त रिएक्शन होता है, और रसिया ने अटैक कर दिया 2014 में यूक्रेन पर। उससे पहले यूरोपीय संघ समझ लेते हैं। 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना की गई नीदरलैंड में। टोटल 28 देश है
ये 28 देश का आर्थिक और राजनीतिक रिलेशन को स्थापित करता है। नेटो जिसकी स्थापना 1949 में की गई, इसमें कुल 30 देश है और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो रसिया अटैक करता है ये क्रीमिया वाले एरिया पे, यूक्रेन का ये जो एरिया था ये यूक्रेन के ही अंदर था, लेकिन यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पसंद करता था रसिया को और चाहता था भी रसिया में रहे, और यहाँ का जो लोग था उसका सपोर्ट था कि रसिया में मिलकर रहे। यहाँ भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, यहाँ भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, और रसिया ने इसे पूरी तरह से 2014 में ही मिला लिया। फिर एक जगह है ये एरिया, यहाँ पे दो जगह है, एक है डोनेट्स्क, एक है लुहांस्क। डोनेट्स्क और लुहांस्क वाले एरिया में जो लोग रहते हैं वो भी रसिया प्रो लोग हैं, वो भी चाहता था अपने आप को कि रसिया में मिलकर हम रहे, और रसिया को इसने भी सपोर्ट किया और रसिया ने इसे स्वतंत्र देश घोषित कर भी दिया। मतलब स्वतंत्र देश का ये होता है कि अगर स्वतंत्र देश है तो रसिया उसको हेल्प कर सकता है यूक्रेन से अलग हट करके, और इस एरिया के जो प्रशासक है वो रसिया से हेल्प भी मांग सकता है और रसिया अपनी मिलिट्री भी यहाँ भेज सकती है। मामला ज़्यादा खराब तब हो जाता है जब जेलेंस्की और ब्रिटेन का मीटिंग होता है 2021 में, और जेलेंस्की का प्रयास था कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना ले, और नेटो सदस्य देश चाहता था भी कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाए। फिर क्या हुआ, एक्शन होता है और रसिया अपने 1.5 लाख सेना को यूक्रेन के बॉर्डर एरिया में भेज देता है। आपको पता है कि यूक्रेन का कुल सेना 2,50,000 है और रसिया का सेना है 8,50,000, जिसमें 1.5 लाख सेना को इस एरिया में भेजा। यूनाइटेड नेशंस का रिएक्शन होता है कि सेना को रसिया यहाँ पर बॉर्डर पे क्यों लगा रहा है, तो रसिया कहना हुआ कि हम अपने बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी पर्पज से लगा रहे हैं, इससे किसी को क्या दिक्कत है। और फिर चाइना के कहने पर कुछ दिन रसिया रुकता भी है। चाइना रसिया को पूरा सपोर्ट कर रहा है। एक गेम चल रहा था चाइना में, जिसमें बीजिंग में, तो चाइना के रिक्वेस्ट पर कुछ दिन रुका क्योंकि चाइना को लग रहा था कि अगर पहले अटैक करता है रसिया तो पूरा अटेंशन चला जाएगा युद्ध की ओर, तो मेरा खेल खराब हो जाएगा। फिर क्या हुआ, रसिया ने इस पर अटैक कर दिया। रसिया पहले बेलारूस में सैन्य अभ्यास करवाया और अटैक किया 3 तरफ से, पूरब से, उत्तर से, दक्षिण ब्लैक सी होकर के, और इस एरिया में पोलैंड है, इधर हंगरी है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है, ये सब तो ईयू का सदस्य देश है। तो इधर से नहीं 3 ओर से अटैक किया और एयरवेज से अटैक किया। अभी सिचुएशन ये है कि आज है युद्ध का 4था दिन और कोई ऐसा जगह यूक्रेन का अब नहीं बचा है जहां पर रशियन सेना नहीं है। कीव को चारों तरफ से घेर लिया है, मात्र 4 किलोमीटर पीछे है कीव के कैपिटल से आज के दिन में। लेकिन इसके साथ में, यूक्रेन के साथ में पूरी दुनिया का सिंपैथी है, क्योंकि इस युद्ध में सेना के साथ साथ आम नागरिक की भी जान चली गई है, 5-6 साल तक के बच्चे की भी जान चली गई है। पुतिन पर साइबर अटैक भी यूक्रेन ने कर दिया है। पुतिन का वेबसाइट ही हैक हो गया है और उधर फेसबुक, ट्विटर, गूगल ये सब भी एक्शन लिया है और रसिया में इस पर बैन लगा दिया है। अब देखना है कि युद्ध का अंजाम क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। टोटल 193 इसमें देश है। अस्थायी सदस्य के रूप में टोटल 5 है, जो कि यूएस, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। यूके यूनाइटेड किंगडम है, इसके अंतर्गत इसको अभी एक ही माना गया, लेकिन इसके अंतर्गत टोटल मिला के 4 देश है। एक है स्कॉटलैंड, एक है वेल्स, ठीक है, एक है इंग्लैंड और एक है उत्तरी आयरलैंड। ये चारों देश को मिला करके क्या बोलते हैं, यूके बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यूके को एक काउंट यहाँ पर किया गया और टोटल कितना है सदस्य देश 5, अस्थाई, और अस्थाई कितना है 10 है। भारत इसका अस्थाई सदस्य है, ठीक है। ये 5 देश जो है बिट्टो लगाने का पावर रखता है। का मतलब यह है कि अगर ये कुछ भी, जैसे कि अभी निंदा प्रस्ताव लाया गया, आज ही सुबह में निंदा प्रस्ताव लाया गया था यूनाइटेड नेशंस में, अगेंस्ट में, रसिया के अगेंस्ट में, रसिया इसका मेंबर है, वो बिट्टो लगा। बिट्टो का मतलब ये होता है कि वो चीज़ पारित नहीं होने देंगे, पास नहीं होने देंगे। निंदा प्रस्ताव अगर लगता है तो बहुत चीज़ को ट्रेड ये सब रोक देता है, उसको काफ़ी लॉस होगा। वैसे सैंक्शन लगा ही दिया, ट्रेड बिजनेस व्यापार उसके साथ नहीं करेगा। और ये यूनाइटेड नेशंस के जो भी मेंबर है 193 कंट्री, सबको ये कहा जाएगा कि तुम रसिया के साथ, कहा जाता अगर पास होता तो, कि रसिया के साथ तुम भी कुछ, कोई भी व्यापार ट्रेड नहीं करोगे, ना उससे कुछ लेना है ना कुछ उससे देना है। तो रसिया को इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता, उसका अर्थव्यवस्था गिर सकता था। ये पारित नहीं हो सका, पास नहीं हो पाया।
यहाँ भी लाया गया था प्रस्ताव, पारित नहीं हुआ क्योंकि उसको पावर है। अभी के सिचुएशन में अगर देखें तो जेलेंस्की जो यहाँ के प्रेसिडेंट है काफ़ी हिम्मत वाला काम कर रहे हैं और हिम्मत बांध करके है। और अगर ऐसे देखेंगे कि इस युद्ध का नतीजा क्या होगा आगे जा करके, तो यूक्रेन का तो बहुत बड़ा लॉस है। और अब तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि कब्जा हो ही जाएगा रसिया का यूक्रेन पर, लेकिन रसिया ने कह दिया ऐसे हम गुलाम नहीं करेंगे, मतलब इसको अपने अंदर नहीं मिलेंगे। वो सत्ता लेकिन परिवर्तन कर देगा, इस प्रेसिडेंट को हटा के अपने इच्छा अनुसार प्रेसिडेंट बनाएगा जो रसिया की साथ चले, रसिया के बातों में रहे और यूरोपीय यूनियन से मतलब नहीं रखे और यूनाइटेड नेशंस से मतलब नहीं रखे। अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, नेटो की बात करेंगे, तो अभी के समय में नेटो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है और वो अब किसी से लड़ना नहीं चाहता। नेटो काफ़ी एक्सपोज हो गया। नेटो का जो खौफ था दुनिया को कि 30 देशों का संगठन है, उससे कोई टकरा नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान में भी आप देखें कि किस तरह से अमेरिका भागा तालिबानी के डर से और कुछ नहीं कर पाया वो। और इधर यही अमेरिका के लिप सर्विस की वजह से भड़का के रखा यूक्रेन को, और जब उधर से अटैक किया तो ये लोग साइड हो गया, इसको कोई हेल्प नहीं किया। यहाँ तक कि जो बिडेन कह रहे हैं कि आ जाइए सवारी भेजते हैं आपको, इनका क्या कहना हुआ कि मुझे सवारी नहीं हथियार चाहिए लड़ने के लिए। इनका स्टेटमेंट भी है कि 27 देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने बात किया कि मुझे नेटो का मेंबर बना लो, कोई तैयार नहीं हुआ क्योंकि सब डरा हुआ है रसिया से। भारत हमेशा न्यूट्रल स्टैंड रखता है और भारत की अगर बात करें तो भारत को रसिया के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। रसिया हमेशा हमें सपोर्ट किया है, समय समय पे करते आया है, लेकिन अमेरिका पे बिलीव नहीं किया जा सकता, वो कभी भी धोखा दे सकता है। अगर हमारा चाइना प्रकरण होता है, चाइना के साथ किसी भी तरह का विवाद हुआ, डोकलाम भी मैटर हुआ, तो चाइना हमें उसको सॉल्व किया। ये अलग है कि उसको भी उससे कुछ फ़ायदा था, लेकिन सॉल्व तो वो आके पहले हमें ज़रूर करता है रसिया। तो रसिया हमारा मित्र है और आगे तक भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे देखा जाए तो यूक्रेन के साथ तो गलत ज़रूर हुआ है, उसको अपना हक है कि उसे किसके साथ मिल के रहना है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसके साथ मिले नहीं मिले इससे रसिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो रसिया जो उस पर अटैक किया है तो गलत तो है ही, इसको गलत तो कह ही सकते हैं, कोई देश है किसी पे अटैक नहीं। और इसका अब रिजल्ट क्या होगा कि कोई भी बड़ा राष्ट्र अगर किसी बगल के छोटे राष्ट्र पर अटैक करता है और नाटो, यूनाइटेड नेशंस ये सब देखता रह जाता है, तो बाद में ऐसा भी तो हो सकता है कि चाइना ताइवान को फिर उसको भी कुछ नहीं समझे, क्योंकि ये सब अब रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो दुनिया के लिए मैसेज बहुत अच्छा नहीं है, ये होना नहीं चाहिए था। तो ये हमारा अपना व्यू एनालिसिस था। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझे होंगे कि क्या प्रकरण है, क्या मैटर है यूक्रेन और रसिया का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।